नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। इंडियन पॉलिटी की क्लास जो तथास्तु सीरीज के अंतर्गत होने जा रही है, जो पॉलिटी की फाइनल क्लास है। दरअसल कल की क्लास के अंतर्गत मैं इस बात का जिक्र कर चुका था कि आपकी जो पॉलिटी है, इसको हम संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये उसी का एक हिस्सा है। तो इंडियन पॉलिटी का एक पोर्शन होता है, जिस पोर्शन को हम जानते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के तौर पर। कैसे जानते हैं फिलहाल? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के तौर पर, और ये वही हिस्सा आपका पूरा होने जा रहा है। ठीक है? चलिए। सर मैं कोलकाता से हूँ, आपका पढ़ाना बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। आपका बहुत-बहुत आभार कि इस प्रकार की बातें आप क्लास में आके कर पाते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है? बहरहाल इसमें कई बार समस्याएँ भी आती हैं, इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं, बट बावजूद उसके आप क्लास में बने रहते हैं, उसका बहुत-बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तथास्तु सीरीज़ की इस इम्पोर्टेंट पॉलिटी को, ये फाइनल लेक्चर है, इसके अलावा आपको आगे कोई भी लेक्चर पॉलिटी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? तो ये है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट जीएस। चलिए, ये कल भी मैं आपको बता चुका था कि बच्चे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के अंदर आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपको देखने को मिलती हैं। इसको मैं अगर दोबारा से थोड़ा और ब्रीफ करूँ, तो शायद आप कुछ इस प्रकार से समझ पाएँगे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी जो होती है, इसके 2 खंड होते हैं, मतलब इसके 2 पोर्शन्स होते हैं। ये लीजिए, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। लीजिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी यानी गैर संवैधानिक संस्था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी आपकी यहाँ पर होती है। अब मैं इसी के बारे में चर्चा आपके लिए कर देता हूँ। पॉलिटी के बारे में ही आपके लिए चर्चा करूँगा और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे भी। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे भी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी कैसे-कैसे ज़रूरी है। ध्यानपूर्वक समझिए कि मेरे भाई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी आपकी 2 हिस्सों में हो सकते हैं जी। कितने हिस्सों में हो सकती है? 2 हिस्सों में हो सकती है। चलिए समझते हैं। इसके हो सकते हैं मेरे भाई 2 पार्ट। अच्छा एक और बात इसके अंतर्गत आपको जो देखने को मिलती है कि ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी है, हिंदी में इसको आप गैर संवैधानिक प्रावधान कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? इसको गैर संवैधानिक प्रावधान कहेंगे। आप इसको असंवैधानिक नहीं कह सकते। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी हमेशा से ही आपको देखने को मिलती है कि हम इसको गैर संवैधानिक प्रावधान कहते हैं। गैर संवैधानिक धानिक राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस चीज़ को गैर संवैधानिक राज व्यवस्था की जगह असंवैधानिक कहने लगें। मेरे बच्चे इसके लिए असंवैधानिक टर्म सही नहीं हो सकता। जो असंवैधानिक का मतलब क्या होता है? अनसंवैधानिक शब्द का मतलब ये होता है कि आप संविधान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। असंवैधानिक का मतलब होता है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। असंवैधानिक का मतलब होता है दिस इज़ अगेंस्ट, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोला जाता है। जबकि अगर मैं बात करूँ, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये संविधान में इसका जिक्र नहीं है परंतु यह ज़रूरी है। संविधान में इसका जिक्र नहीं है परंतु यह ज़रूरी है, ये बात आपको यहाँ देखने को मिलती है। प्रणाम मेरे लाल, प्रणाम। ठीक है? चलो, मल्लू भाई आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। आप आज भी देख रहे होंगे कि सर आज तीसरा दिन है और आज भी सर के सेम ही शर्ट में पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई मैं ऐसा ही आदमी हूँ। ठीक है, चलिए। और बताओ सब ठीक हैं? हुँ? अच्छा लगा यार आप सबको यहाँ दोबारा देख के। मुझे लग नहीं रहा था कि आज आप सब आ पाएँगे। कारण था कि क्लासों में इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, उसके बाद भी आप आ रहे हैं। आय हाय हाय! अच्छा लग रहा है। ठीक है? ये आप लोगों का प्यार समर्थन बना रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो। बहुत इंपोर्टेंट सी बात यहाँ पर ये आई कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी को हम गैर संवैधानिक बोलते हैं। इसमें आपके एक्ट्स होते हैं मेजरली और एक्ट्स के अलावा आपकी कुछ बॉडीज़ होती हैं। बेटा एक्ट्स जो होते हैं ये आप पढ़ते हैं, इसके जो एक्ट्स होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं किस चीज़ के अंदर? सर इसको मूल विधि में पढ़ते हैं, सब्सटेंशियल लॉ में पढ़ते हैं। सब्सटेंशियल लॉ के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। सब्सटेंशियल लॉ का मतलब होता है मूल विधि में हम इसके अधिनियमों को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मूल विधि तो आपका सब्जेक्ट ही अलग है, तो मूल विधि को तो इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। अब बॉडीज़ को ज़रूर पढ़ना होता है, क्योंकि ये किस लिए होती है बॉडीज़? बॉडीज़ इसलिए होती है ताकि आप प्रावधानों को सही से संचालित कर पाएँ। ये प्रावधानों के लिए निकाय हैं ये। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटीज़ या निकाय आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा मैं और बताऊँ आपको, थोड़ी-सी एक चर्चा मैं थोड़ी करना चाहूँगा आपके सामने, वो थोड़ी ज़रूरी होगी। कई बार क्या होता है कि आपके जो निकाय होते हैं, ठीक है? यानी जो बॉडीज़ होती हैं, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल बॉडीज़। ये 2 तरीके की हो सकती हैं। पॉलिटिकल बॉडीज़ को हम 2 तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल बॉडीज़, ठीक है? यानी आपकी राजनैतिक निकाय आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। राजनीतिक निकाय आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम प्रशासनिक आधार पर चर्चा करते हैं, किस आधार पर चर्चा करते हैं? प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। इसका मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर चर्चा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर अगर हम चर्चा करें, आज क्या है कि ये मैं सिविल्स के लेवल का पढ़ा रहा हूँ और इसके पीछे का भी कारण है, सिविल्स लेवल का पढ़ा क्यों रहा हूँ, ठीक है? इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये पोर्शन पढ़ाया ही नहीं गया है। मैं यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि क्या किसी ने इसको पढ़ाया हुआ है, तो मैं देख पाया कि यूट्यूब पर इसको किसी ने भी सही से नहीं पढ़ाया है। सर आप ही हैं क्या परमात्मा जो आप ही सबसे सही से पढ़ा पाएँगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वाले टॉपिक के ऊपर रिसर्च की आवश्यकता है। मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई और भी शिक्षक आकर इस वाले मुद्दे के ऊपर पढ़ाएँ, छात्रों को बताएँ, क्योंकि यार ये मुद्दा पेपर में आता है। लेकिन लोग जो हैं आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं, वो केवल वही पढ़ा पा रहे हैं या वही पढ़ा रहे हैं जिस पे व्यूज़ आते हैं। तो मेजर टीचर्स का जो माइंडसेट है वो व्यूज़ के प्रति समर्पित अधिक हो गया है। अभी तो छात्रों की जानकारी के प्रति नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊँ कि कल को आप अपनी महिला मित्र के साथ बाइक पर जा रहे हैं, पुलिस वाला आपको रोक ले कि भाई तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो पुलिस वाला आपसे कहे कि क्यों नहीं, मतलब आपको नहीं जाना है, आप उससे कहें क्या आपके पास क्या आधार है आप हमें रोक रहे हो? पुलिस वाला कहे इस अधिनियम में है। आप कहें कि जी ये संविधान में कहाँ लिखा है? तो तुम्हें संविधान में और अधिनियम में फ़र्क ही नहीं पता है। कल को अगर आपका राशन वाला डीलर आपको राशन देने से मना कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में तो भाई इश्यू आएँगे ही आएँगे। ऐसी परिस्थिति में तो इश्यू आएँगे ही आएँगे ना। वो पूछेंगे आपसे कि राशन क्यों नहीं दे रहे? नीति आयोग में लिखा हुआ है। अजी नीति आयोग क्या है? बात खत्म। अच्छा क्या नीति आयोग बिहार को 10 करोड़ रुपए दिला सकता है? नहीं दिला सकता। क्यों नहीं दिला सकते? क्योंकि उसको अनुदान प्रदान करने की शक्ति नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के थ्रू थोड़ी सी क्लियर हो पाती हैं। तो छात्रों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बट हाँ, इसमें व्यूज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात इसमें व्यूज़ नहीं है। बट कोई नहीं, आप बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्योंकि छात्रों को लगता है कि ये टॉपिक बहुत जटिल है। चलो मैं इसको आसान बना। पॉलिटिकल बॉडी 2 प्रकार की हो सकती है मेजर। कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है। कुछ तो हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो सकती हैं और कुछ हो सकती हैं आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो सकती हैं, बॉडीज़ हो सकती हैं। कमाल की बात ये है कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी होती हैं? तो ये वो होती है जिनका संविधान में जिक्र है। और बॉडीज़ होने का मतलब क्या होता है? निकाय होने का मतलब क्या है? निकाय होने का मतलब है कि इसकी एक निश्चित संरचना है। निकाय होने का मतलब समझिए कि पहली बात तो यही समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक निर्धारित संरचना के साथ बनने वाला एक डिपार्टमेंट। एक निर्धारित संरचना से बना, निकाय। एक निर्धारित संरचना से बना निकाय। मतलब एक फिक्स डिज़ाइन है, उसके तहत ये बना है। एक निर्धारित संरचना से बना है, फिक्स्ड बनता है, फिक्स्ड बॉडी या स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, एक फिक्स स्ट्रक्चर पे बना हुआ सिस्टम, एक फिक्स स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जिसका काम क्या है? उस फिक्स स्ट्रक्चर सिस्टम का काम क्या है? ताकि प्रशासन को ठीक से लागू किया जा सके। सो प्रशासन ठीक से काम कर पाए। प्रशासन ठीक से काम कर पाए, ठीक से काम करे, प्रशासन ठीक से काम करे। या कानून ठीक से लागू हो पाए, या कानून ठीक से लागू, ठीक से लागू, राइट? या कानून ठीक से लागू ये होते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ इसमें, ये पॉलिटिकल बॉडीज़ 2 टाइप की होती हैं मेजर। अगर मैं इसको और माइन्यूट डिटेल्स में तोड़ूँ कि नहीं सर मजा नहीं आया, अभी तो हम केवल सीडीएस पे पहुँच पाए, यूपीएससी पे चलते हैं, जो आपका सीएसई पे चलते हैं, सीएसई पे चलते हैं, ठीक है? एक सिंपल है बच्चे, बात को समझते हैं।
सर भैरव कौन है? अच्छा आपस में बात कर रहे हो तुम। आज तुम्हें पता है एकादशी है। एकादशी का जो पर्व होता है इस पर फास्ट रखा जाता है। मतलब वो रखते हैं, व्रत रखते हैं। इसमें पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसा है। पर मैं नहीं रखता भाई, महिलाएँ रखती हैं। यस, महिलाएँ रखती हैं। आगे बढ़िए अब इसको समझिए। तो जैसे मैंने बताया इसको अगर मैं और डेप्थ पे लेके जाता हूँ तो कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी होती हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ आपकी इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी देखने को मिल जाएँगी। कुछ आपको एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी देखने को मिल जाएँगी। बॉडीज़ भी देखने को मिल जाएँगी। क्लियर है? जी हाँ। अच्छा एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो होती हैं, अगर कहा जाए तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी वो हो सकती हैं। यहाँ भी वो हो सकती है पॉलिटिकल बॉडीज़ में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिनका संविधान में जिक्र होता है। मतलब व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। अच्छा एग्जीक्यूटिव बॉडी को यहाँ से हटाना क्यों उचित है? यहाँ मत रखना क्योंकि दोनों में हो सकती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। दोबारा से बता रहा हूँ एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यकारी बॉडीज़ होती है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है। ठीक? याद रखना। इस वजह से मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो आपके होते हैं जिनका व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जिसका उल्लेख होता है वो यहाँ पर होती हैं। जिनका संविधान में उल्लेख होता है। संविधान में जिनका उल्लेख आपका होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका संविधान में उल्लेख है। राइट? इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है? इस बारे में समझिएगा कि मेरे भाई संविधान में जिसका उल्लेख है। अब संविधान के उल्लेख को समझते हैं, संविधान का उल्लेख कैसे-कैसे। जैसे आर्टिकल है बच्चे आपका 148 से 151 कैग है, कैग भी एक निकाय है। और कैग का एक निर्धारित काम है, सरकार के खर्चे को मेंटेन करना। सरकार के खर्चे को मेंटेन करना आपका यहाँ पर है। ठीक है? दूसरा आपको यहाँ देखने को मिलता है आर्टिकल 324। सर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी एक प्रकार का निकाय है और ये भी संविधान में उल्लेखित है। ठीक बात है? इसके बाद आर्टिकल 148, 151, 324 इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं जैसे लैंग्वेज कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है? इसके अलावा ही आपको देखने को मिलता है लैंग्वेज कमीशन भी यहीं पर है। लैंग्वेज कमीशन भी आपका यहीं पर है। लैंग्वेज कमीशन भी आपको यहीं देखने को मिलता है। कि भाषा आयोग है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक बात है? ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। मुझे लगता नहीं है इसमें आपको कोई समस्या। ईटीसी, ईटीसी। अब क्योंकि बेटा जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था, तो ये सारे पोर्शन्स तो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो इसमें तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं, है? इसमें तो कोई आवश्यकता आएगी नहीं। हाँ, जो दिक्कत आपको आ सकती है, वो कहाँ आ सकती है वो समझिए। वो दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में वो दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। उसको थोड़ा-सा समझ के चलते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी ये होते हैं सर गैर संवैधानिक निकाय आपके होते हैं। गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय। ये वो होते हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं है। जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। जो संविधान में उल्लेखित नहीं जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये आपके यहाँ होते हैं। तो संविधान में उल्लेखित नहीं है, नॉट डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान में बिल्कुल भी उल्लेखित नहीं है, वह आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। क्या बोल देखने को मिलते हैं? सर वही होते हैं गैर संवैधानिक निकाय। अब गैर संवैधानिक निकाय के बारे में थोड़ा सा और डिटेल आगे सूचना में पढ़ते हैं। ये होते हैं मेरे लाल गैर संवैधानिक निकाय। इसके अंदर स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं। अब स्टैच्यूटरी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है? विधिक और अविधिक इनको बोला जाता है। इनको बोलते हैं विधिक निकाय नहीं विधिक। विधिक का मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित। विधिक का मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित। विधि द्वारा स्थापित। विधि द्वारा स्थापित। विधि का मतलब क्या होता है? जो कानूनी तौर पर क्रिएट होता है। ठीक है? क्रिएटेड बाय लॉ मतलब दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ या क्रिएटेड बाय लॉ है ये, एक्ट आता है इसके लिए। क्रिएटेड बाय लॉ है ये। मतलब इसके लिए अधिनियम होता है। इसके लिए अधिनियम होता है जिस बेसिस पर ये क्रिएट हुआ है, इसके लिए अधिनियम होता है। नॉन स्टैच्यूटरी कौन से होते हैं? तो ये अविधिक होते हैं। मतलब अविधिक का मतलब क्या हुआ? अविधिक का मतलब क्या हुआ? विधिक का मतलब क्या हुआ? अविधिक का मतलब ये हुआ दिस इज नॉन स्टैच्यूटरी मतलब इसके लिए आपको कोई भी अधिनियम देखने को नहीं मिलता। इसके लिए अधिनियम नहीं है मेरे लाल। इसके लिए अधिनियम नहीं। इसके लिए कोई अधिनियम नहीं होता। अधिनियम नहीं होता। इसके लिए कोई अधिनियम नहीं होता। ठीक बात है? जी हाँ। अब हिंदी भाषा में लिखा हुआ है कि सर सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कि संसद से एक अधिनियम पारित करके यह बन पाता है। दूसरा लिखा हुआ है ऑथराइज्ड टू पास लॉ टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट एंड कंट्री। कानून निर्माण कर सकते हैं, कानून लागू कर सकते हैं। ये कानून का निर्माण भी कर सकते हैं। कमाल की बात है ये कानून निर्माण और लागू दोनों कर सकते हैं। कानून निर्माण और लागू दोनों कर सकते हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, कानून ना केवल निर्माण बल्कि लागू और व्याख्या भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंतर्गत भी दो प्रकार के प्रकार होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी और जिनको हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। ये इसी के प्रकार है। राइट? तो इनको कानून निर्माण, लागू और व्याख्या ये तीनों परमिशंस होती हैं। और कमाल की बात है, ठीक है? कमाल की बात है कि सर ये कानून निर्माण, लागू या व्याख्या कर सकते हैं तो इसके प्रकार क्या है? सर इसमें कुछ होते हैं नियमित निकाय होते हैं, कुछ आपके नियमित निकाय आपको देखने को मिलते हैं, नियमित निकाय होते हैं और कुछ आपके होते हैं अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। कुछ आपके क्या होते हैं? अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय आपके होते हैं। अर्ध न्यायिक निकाय आपके होते हैं जिनको बोला जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अब रेगुलेटरी का मतलब होता है कि सर ये आपके नियमित निकाय है और अर्ध न्यायिक का मतलब होता है सर ये आपके क्वासी जुडिशियल निकाय है। वे एजेंसी जो होती हैं जो अपने आप में स्वायत्ता प्राप्त होती हैं, जो केवल और केवल कानूनों को नियमित तौर पर लागू करने के लिए होती हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है? चलिए। हाँ भाई बिल्कुल यार, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़ा देंगे। इसको समझिएगा थोड़ा सा। रेगुलेटरी बॉडीज संवैधानिक निकाय होते हैं। मतलब वे निकाय जो केवल संविधान के या फिर सरकार के किसी कानून को लागू करने का काम करते हैं। वे निकाय जो संविधान के लिख रहा हूं मैं, वे निकाय जो संविधान के अथवा वे निकाय जो संविधान के अथवा मतलब ऐसी बॉडीज होती हैं जो संविधान के अथवा कानून के केवल लागू करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। कानून के केवल सही से लागू होने की जिम्मेदारी होते हैं। सही से लागू करने की जिम्मेदारी लें। सही से लागू करने की जिम्मेदारी लें। सही से लागू करने की जिम्मेदारी लें। तो वे निकाय होते हैं जो संविधान के अथवा कानून के सही से लागू करने की जिम्मेदारी लें। इनका कोई भी ये नहीं होगा कि कानून का निर्माण करेंगे, निर्माण नहीं कर सकते। रेगुलेटरी बॉडीज निर्माण नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, केवल कानून को लागू करते हैं। ये प्योर एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं। तो रेगुलेटरी होती है ये केवल लॉ, केवल इंपोजमेंट पे काम करते हैं, लॉ एग्जीक्यूशन पर काम करते हैं, लॉ एग्जीक्यूशन पे काम कर सकते हैं। ये लॉ इंटरप्रिटेशन या फिर लॉ मेकिंग इस पे काम नहीं कर सकते। ठीक बात? बहुत बेहतरीन। दूसरा क्वासी जुडिशियल निकाय होते हैं जो अर्ध न्यायिक होते हैं। इनका काम होता है सर ये लॉज को इंटरप्रेट करते हैं और कमाल की बात है ये लॉज क्रिएट भी कर सकते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी जो होती हैं सर ये लॉ को इंटरप्रेट, कानून व्याख्या कर सकते हैं, और यह कानून ना केवल व्याख्या कर सकते हैं बल्कि यह आपके कानून का निर्माण भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक बात? वो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। देखो इसमें ये एग्जांपल के लिए एनजीटी है। यहाँ पे मैं आपको एक डेप्थ लेवल कांसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप समझने की क्षमता रखते हैं तो समझना
कि क्वासी जुडिशियल बॉडी में ईसीआई भी आ सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी क्वासी जुडिशियल है, बट मैं यहां नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि बेटा मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ा रहा हूं, मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ा रहा हूं, जिस कारण से मैं यहां पर उसको नहीं लिख सकता, यहां पर नहीं लिख सकता। ईसीआई जो होगा, जैसे अगर मैं ईसीआई लिखता हूं तो इसका मतलब है मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर को खराब कर दूंगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, चलिए ठीक बात है, समझ पाए? ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज भी आप समझ पाए होंगे। ये दोनों ही पोर्शन आप समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है यार, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं किसी भी कारण से क्रोध में हूं, गुस्से में तो नहीं, आपको नहीं लग रहा? गुस्से में तो नहीं लग रहा? ठीक लग रहा है? गुस्सा तो नहीं लग रहा कि चीज़ से गुस्सा है या सर को क्रोध आ रहा है किसी कारण से? ऐसा तो नहीं है? नहीं, बेहतर। ना, 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 ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपके आवधिक निकाय होते हैं, ठीक है? जिनके लिए एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जिनके पास कोई लीगल पावर नहीं होती। मतलब इनके पास क्या होता है? इनके पास कोई शक्ति नहीं होती है, इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, वो समझिएगा। कि सर इनके पास कोई भी पावर आपको देखने को नहीं मिलती, इनके पास आपको कोई भी पावर देखने को नहीं मिलती। शक्ति नहीं होती, शक्ति नहीं होती। दे डू नॉट हैव पावर, इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, दे डू नॉट हैव पावर, इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, ठीक है? याद रखना। अब ऐसा क्या, शक्ति नहीं है तो फिर ये क्या करते हैं? सर दरअसल इनको जितनी भी शक्ति मिलती है, वह किसी अन्य अधिनियम से मिलती है, इनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती। इनको शक्तियों की प्राप्ति सरकार के अन्य अधिनियमों से होती है। शक्तियों की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति, की प्राप्ति सरकार के अन्य अधिनियमों से होती है, अन्य अधिनियमों से होती है, अन्य अधिनियमों से होती है, अधिनियम से होती है। अच्छा, एक कमाल की बात बताऊं आपको, दिल्ली पुलिस से मुझे याद आया, ये जो सीबीआई होती है, सीबीआई को पावर पता है कहां से मिलती है? दिल्ली पुलिस एक्ट ऑफ 1948, सीबीआई को जो पावर मिलती है वो दिल्ली पुलिस एक्ट ऑफ 19, ठीक है? चलिए ठीक है, चैनल पे है अपने, चैनल पे। तो मैंने बताया शक्तियों की जो प्राप्ति है यह आपके अन्य अधिनियमों से होती है, दिल्ली पुलिस एक्ट है उससे सीबीआई को पावर मिलती है, राइट? जी हाँ। नीति आयोग की होता है, इसके बाद कोई पावर नहीं होती है, किसी बेस में होती है। शक्तियां प्राप्ति सरकार के अन्य अधिनियम से होती है। ये केवल एक प्रकार से देखा जाए तो केवल लागू कर पाती है, केवल लागू ही कर सकती है, केवल कानून लागू करा पाएगी, केवल कानून लागू करा पाएगी, केवल कानून लागू करेगी। इसको हम एग्जीक्यूटिव निकाय भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एग्जीक्यूटिव निकाय भी बोल सकते हैं। दीज आर आल्सो नॉन एज एग्जीक्यूटिव बॉडीज। इसमें आपको एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी देखने को मिल सकती है, इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एग्जीक्यूटिव बॉडीज इसको बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप ये भी समझ पाए होंगे कि दीज आर एग्जीक्यूटिव बॉडीज। याद रखना। एक बच्चे का कहना है कि सर आप क्रोध में नहीं है, लेकिन आप किसी बात को लेकर परेशान हैं। अभी तो बिल्कुल मैं परेशान हूं, परंतु उस परेशानी का जिक्र मैं आपसे नहीं करूंगा। ठीक है, एक बच्चा है, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देव, सदा सदा न जुम्न में जीवाणु, सदा न काला केश, सदा न फूले केल की, सदा न सावन होए, सदा न विवाद रहे, सदा न सुख भी होए। अब ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट वाज क्रिएटेड इन 1963 एंड दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, उसके लिए कोई अधिनियम नहीं आया। ठीक है, चलिए। गुरु मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, ले भाई लाड ले, फिर बता दे। अच्छा, मैं कुछ आयोग आपको डिस्क्राइब कर देता हूं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेट मी डिस्क्राइब सम ऑफ द आयोग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, योजना आयोग के बारे में बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करते हैं। पेपर के लिए जरूरी है प्लानिंग कमीशन, पेपर के लिए प्लानिंग कमीशन जरूरी है। और ये भी इसमें याद रखना प्लानिंग कमीशन के बारे में कि सर प्लानिंग कमीशन एक प्रकार का आपका इंपोर्टेंट कमीशन है और यह आपका संविधान में उल्लिखित नहीं है। आज अनुपम ने बहुत समझदारी भरा कमेंट करा था, मुझे अनुपम का कमेंट कुछ अलग ही लगा। देखो बहुत बढ़िया, ठीक है? बात को समझिएगा, दिस इज नोन एज प्लानिंग कमीशन। ये कब बनता है? जितनी तेज हो सके, जो है 15 मिनट में सबका पार्किंग लगाने वाला हूं, जितना तेज हो सके मैटर खींच दीजिए। ठीक है, बताइए फटाफट से। प्लानिंग कमीशन को कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन इसको कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन। और यह आपको देखने को मिलता है 15 मार्च 1950 में आपको देखने को मिलता है। 15 मार्च 1950 में आपको स्थापना देखने को मिलेगी, 15 मार्च 1950 में आपको स्थापना देखने को मिलेगी। जैसा मैंने बताया एस्टैब्लिशमेंट कब होता है, एस्टैब्लिशमेंट आपका कब होता है, जो मैंने बताया 15 मार्च 1950, मार्च 1950 में आपको एस्टैब्लिशमेंट दिखेगी। 15 मार्च 1950 में आपको एस्टैब्लिशमेंट दिखेगा योजना आयोग का, है ना? काम क्या है सर इसका? काम है पंचवर्षीय योजना बनाना। काम क्या है? कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाना। कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना है, पंचवर्षीय योजना बनाना, योजना बनाना, योजना बनाना। एक और कमाल की बात है, ये केवल योजना बना सकता है, उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकता। यह केवल योजना बनाएगा, क्रियान्वयन नहीं करेगा, इसको भी लिख लेना। इट ओनली मेक्स, ठीक है? कार्य है इसका 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन, 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन, 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन इसका काम है। तो कमाल की बात ये हुई कि केवल 5 ईयर प्लान का फॉर्मेशन करेगा और यहीं से हमें क्लियर होता है कि सिर्फ पंचवर्षीय योजना तो बना लेगा, बट उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकता। ये क्रियान्वयन नहीं कर सकता, क्रियान्वयन नहीं कर सकता, क्रियान्वयन नहीं कर सकता, यानी इसका एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, एग्जीक्यूशन उसका नहीं कर सकता, क्रियान्वयन नहीं कर सकता। ये केवल योजना बना सकता है। क्रियान्वयन करना किसका काम होता है मेरा? क्रियान्वयन करना जो काम होता है वह हमारी सरकार का है और इवन ये तो स्वीकृति भी नहीं दे सकता, इवन ये तो स्वीकृति भी नहीं दे सकता। ठीक बात, बेहतरीन। दूसरा हम समझते हैं, स्थापना होता है प्रमुख कार्य। मैंने आपको बताया कि 5 ईयर प्लान को बनाना है, 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान को बनाना है। अगर मैं 5 ईयर प्लान की बात करूं, पंचवर्षीय योजना की बात करूं, ये कहां से आता है? सर 5 ईयर प्लान इज अ कांसेप्ट 1928 में जोसेफ स्टॉलिन शुरू करते हैं। जोसेफ स्टॉलिन के द्वारा शुरू किया गया था, स्टॉलिन ने शुरू किया था, वो यूएसएसआर में शुरू किया था। इंडिया में कैसे आया? इंडिया में इसकी जड़ें कैसे तैयार होती हैं? ठीक है, इंडिया में योजना आयोग की जड़ें कैसे शुरू हुई? इंडिया में योजना आयोग की जड़ें, इंडिया में प्लानिंग कमीशन की जड़ें कहां से शुरू हुई? इंडिया में प्लानिंग कमीशन की जड़ें कैसे बनी है वो भी मैं बताता हूं। इंडिया में प्लानिंग कमीशन की जड़ बनी तो बनी कैसे? सर आपको याद होगा 1938 में आपकी एक समिति बनती है, राष्ट्रीय आपकी जैसे प्लान कर रहे हैं तो नीति आयोग, राष्ट्रीय एक तरीके से देखा जाए तो योजना आयोग बनता है, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रीय योजना आयोग, राष्ट्रीय योजना आयोग आपका बनता है जो 1938 में बना था। जो नीति आयोग जो आपका बना है सुभाष चंद्र बोस, भाई सुभाष चंद्र बोस। 1947 में आपकी कमेटी भी बनती है, 47 में आपकी केसी नियोगी समिति, केसी नियोगी समिति बनती है। और जब केसी नियोगी समिति बनती है, वास्तविकता में इसी की सिफारिश पर, वास्तविकता में इसी की सिफारिश पर आगे चलकर आपका प्लानिंग कमीशन बनेगा। यही समिति बोलेगी तब 15 मार्च में जाकर 1950 में, 15 मार्च में जाकर 1950 में आपको दिखाई देगा कि हमारा प्लानिंग कमीशन बना है। अब जो प्लानिंग कमीशन बनता है हमेशा ही उसके लिए जरूरी होती है कि आप इसके अंतर्गत बताएं। ठीक है, चलिए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, प्लानिंग कमीशन के बारे में कि सर जी प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा ये बता दीजिए, इसके अंदर अध्यक्ष कौन है? क्योंकि ये वर्तमान में काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी समाप्ति भी हो चुकी है। अगर समाप्ति का पूछे तो समाप्ति कब हुई है? सर 15 अगस्त 2014, क्योंकि इसके बाद नीति आयोग फॉर्म में आ गया है। अगर मैं बात करता हूं टर्मिनेशन, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे आपको 1 जनवरी भी लिखवाते हैं, 1 जनवरी 2015 भी लिखवाते हैं, बट सही जवाब इसका 15 अगस्त 2014 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में कि सर इसका अध्यक्ष कौन कौन है। अध्यक्ष दो प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, उपाध्यक्ष भी दो प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अध्यक्ष पहले आप लिखेंगे और अंतिम आप लिखेंगे। तो भाई अध्यक्ष के स्तर पर पहला अध्यक्ष आपके कौन रहे हैं ये आपको बताना होगा, और
अंतिम आपके कौन रहे हैं? तो पहला कौन है और अंतिम कौन है, ये आपको बताना है। बताइए। तो सर पहले अध्यक्ष आपके कौन थे? पंडित नेहरू। नेहरू जी आपको देखने को मिलते हैं, नेहरू जी आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट आपके हैं नमो जी, नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जी एल नंदा, गुलजारी लाल नंदा है। और लास्ट आपके कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अहलूवालिया आपको देखने को मिल जाएंगे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आपको देखने को मिल जाएंगे। मजा आया? ठीक है, चलो मजा आया कि नहीं? मुझे लगता है कलर बहुत ज्यादा हो रहा है स्क्रीन पे, है ना? तो थोड़ा सा कलर कम कर लो भाई। ये देखो बहुत ज्यादा कलर हो रहे थे, मुझे इतने ज्यादा बुरा नहीं दिखना होता। बुरा दिख के क्या करूंगा यार? हम्म, अभी ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है भाई, मजा आया। थैंक यू राहुल शर्मा। है कौन वीर ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मत में। खम ठीक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। मेरे लाल यहाँ तो मैं चीजों को क्लियर कर दिया है। अब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ली है, और नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगेन नीति आयोग भी एक आपका इंपोर्टेंट कमीशन है, और ये भी आपका कैसा कमीशन? दिस इज अगेन अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को मिलेगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को मिलेगी। स्थापना कब होती है सर? मैं बता चुका हूं, अनाउंस अलग हुआ है, स्थापित अलग हुआ है। अनाउंस जो होता है वो 15 अगस्त को हो गया था, 15 अगस्त 2014 को, कि आज इस लाल किले की प्राचीर से हम इस बात की घोषणा करते हैं कि भारत में एक नया आयोग, नीति आयोग होगा। ये बात कही गई थी। ये किसके शब्द है? ये बहनों और भाइयों, हम एक नया आयोग बनाएंगे। तो ये क्रियान्वयन कब से हुआ? क्रियान्वयन इसका कब से हुआ है, यानी वर्किंग कब से स्टार्ट हुई है इसकी? तो जैसा मैंने फिर बताया कि बहनों और भाइयों, इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। याद रखेंगे? ठीक है, चलिए इसको आप याद रखेंगे। तो अध्यक्ष की मैं बात करता हूं, इसके अध्यक्ष वही बात है, प्रथम कौन थे, वर्तमान में कौन है? प्रथम अध्यक्ष नमो जी थे, नरेंद्र मोदी जी थे, और वर्तमान में भी यही है। युग बदले, दशक बदले, उपाध्यक्ष बदले, पर अध्यक्ष हमारे मोदी जी की रहे, क्योंकि पीएम ही हमेशा इसका अध्यक्ष रहेगा। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे, नमो जी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं उपाध्यक्ष इसके अंतर्गत कौन रहे हैं, सीईओ इसके अंतर्गत कौन रहे हैं, बताइए सर। उपाध्यक्ष और सीईओ के तौर पर भी बता दीजिए। पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया। प्रथम थे अरविंद जी हैं, प्रथम अरविंद जी हैं अपने, अरविंद जी, अरविंद जी हैं आपने, अरविंद पनगड़िया। आज की डेट में ये आपका जो हमारा होता है फाइनेंस कमीशन, उसको संभाल रहे हैं। और वर्तमान में कौन है? बैरी, तूने कतई बात ना मानी। वर्तमान में आपकी सुमन बैरी। हाँ बैरी तेरा झुमका, ओ बैरी तेरा ठुमका, सुमन बैरी। सीईओ के तौर पर सिंधु सिंह खुल्लर प्रथम थे। प्रथम कौन थे? सिंधु खुल्लर है, सिंधु सिंह खुल्लर। सिंधु खुल्लर आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रथम सिंधु खुल्लर। ठीक, वर्तमान में कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बीवीआर सुब्रमण्यम आपको वर्तमान में देखने को मिल जाएंगे। बीवीआर सुब्रमण्यम कौन है सर? बीवीआर सुब्रमण्यम आपको देखने को मिल जाएंगे, सुब्रमण्यम आपको देखने को मिल जाएंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो याद रखेंगे, मजा आया? बेहतरीन। बीवीआर सुब्रमण्यम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रमुख कार्य की मैं बात करता हूं। व्हाट आर द मेजर वर्किंग्स की आप बात कर लीजिए। मेजर वर्क क्या है? प्रमुख कार्य, मेजर वर्क क्या है? सरकार के लिए थिंक टैंक का काम, थिंक टैंक का काम करते हैं। प्रमुख कार्य है थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट, थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट, फॉर गवर्नमेंट मतलब यह सरकार के लिए नीतियां बनाने का काम करता है, बट यह अतिरिक्त शक्तियां नहीं रखता। यह केवल सलाह दे सकता है, कोई भी इंपोजमेंट नहीं कर सकता, ओनली एडवाइस, ओनली एडवाइस कर सकता है। इसका विजन कितने साल का रहता है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, कि कितने साल का विजन रहता है डुगू, इसमें बताइए विजन कितने साल का रहता है सर? एक्जेक्टली इसका जो प्रमुख वर्किंग है, इसका विजन, इसके पास जो विजन रहता है, विजन विजन 15 इयर्स का इसके पास रहता है। एक्शन प्लान 3 इयर्स का रहता है, और जो इसका प्लान है वो 7 इयर्स का रहता है। प्लान जो रहता है वो 7 इयर्स का रहता है, और एक्शन प्लान 3 इयर्स का रहता है। एक्शन प्लान कितने साल का रहता है? एक्शन प्लान जो रहता है वो आपका 3 इयर्स का रहता है। ठीक बात, ये पूछा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका काम करता है बॉटम टू टॉप काम करता है। बॉटम टू टॉप इसका लेवल है जो काम करता है, बॉटम टू टॉप। यानी यह पहले पंचायती स्तर पर कोई भी काम करेंगे और तब जाके सेंटर में जाएंगे, सेंटर, स्टेट और आपके जिले। तो इनका जो काम है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। इनका मानना है कि पहले हमें जिले डेवलप करने पड़ेंगे, फिर स्टेट, फिर सेंटर, कहने के लिए बस बात खत्म। ठीक है, चलिए बात खत्म होगी नीति आयोग के बारे में, निपटा नीति आयोग। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग आपको देखने को मिलेगा, नेशनल वुमेन कमीशन है। ये एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको समझना, ये एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें मैं लिख देता हूं। ठीक है, चलिए अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं नीति आयोग ने क्या काम कराए हैं, वर्क्स देख लीजिए, नीति आयोग के वर्क्स देख लीजिए, वर्क्स देख लीजिए सर। इसके द्वारा स्टेट इंडेक्स जारी किए जाते हैं, स्टेट इंडेक्स जारी किए जाते हैं। जैसे इसके द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, जैसे इसके द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया गया। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत ये बात क्लियर की जाती है, ठीक है, यह आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत ये बात क्लियर की जाती है कि उड़ीसा में सबसे कम गरीबी है, ठीक, सबसे खराब स्थिति वर्तमान में बिहार की है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है। स्टेट इंडेक्स जारी करता है, एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, ये एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, मिडिल इंडेक्स जारी करता है, और कई बार बहुत सारी योजनाएं लेके आता है। ये एग्जांपल के लिए था, बहुत काम और भी करता है। अगर करंट अफेयर पढ़ोगे तो जानोगे उड़ीसा सबसे अच्छा है। ठीक है, आज की डेट में क्या यूपीएससी के एग्जाम में आएगा? बेटा मेरा जी तो कर रहा है कि तुम ऑफलाइन में होते तो मैं तुम्हें बताता कुछ, पर यहाँ आप राष्ट्रीय महिला आयोग लिख लीजिए। अभी मैं अपनी भावनाओं को काबू करते हुए आपको महिला आयोग लिखवा रहा हूँ, तो मजा आएगा ना किलसाने में, तो मजा आ जाएगा। सर को किलसा देते हैं, मजा आ जाएगा, मजा है लिख लो बहुत ध्यान से। राष्ट्रीय महिला आयोग किस तरीके का? सर स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है सर? यह विधिक है, विधिक, यह विधिक है। आप विधिक आपको देखने को मिलेगा, विधिक आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार का विधिक निकाय है, इसके बारे में थोड़ा जान पाइएगा, इसके बारे में थोड़ा जानिएगा मेरे लाल। एक विधिक निकाय है आपका, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज विधिक निकाय, और इसके बारे में समझते चलते हैं। स्थापना कब होती है सर इसकी? सर 1990 में आपका एक्ट आता है, और 1992 में स्थापना होती है, 92 में इसकी स्थापना होती है। अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष होते हैं, टोटल इसके अंदर मेंबर कितने होते हैं? तो 7 मेंबर्स इसमें होते हैं, थलापुर रीजन। आप इसके अंदर मेंबर जानेंगे तो इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं, संरचना कैसी होती है? सब संरचना आपको देखने को मिलती है, 7 की संरचना होती है जो काम करती है 5+1+1 पे काम करती है। और 5+1+1 क्या होता है? सब 5 इसके अंदर फुल टाइम मेंबर होते हैं, ये 5 होते हैं फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर इसमें होते हैं, फुल टाइम। एक जो होता है इसके अंदर अध्यक्ष होता है, और एक इसके अंदर सेक्रेटरी होता है। एक जो होता है सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी होता है। अगर मैं बात करता हूं इसलिए इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नियुक्ति जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, प्रेसिडेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इनको पद से हटाए जाने का काम वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। कमाल की बात ये होती है कि आप इसमें बताएं इसका कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य। कार्य की बात बता दीजिए, प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य इज वेरी कॉमन, कार्य बहुत सरल है, महिला महिला के हितों का, महिला के हितों से संबंधित कानून बनाना, से संबंधित कार्य करना, कार्य मतलब इनको ऐसे काम करने जो महिला के हितों से रिलेटेड हो, महिला के हितों से रिलेटेड कार्य इनको करने होते हैं। बात समझ में? ठीक है, महिला के हितों से ठीक है संबंधित कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। वर्क्स रिलेटेड टू द वुमेन्स वर्क्स। अब मुझे बता दीजिए पहली कौन थे, वर्तमान कौन थी? ठीक है, इसमें महिला कितनी होती है? 50% से ज्यादा महिला होती है, अध्यक्ष हमेशा महिला रहेगी, अध्यक्ष हमेशा महिला रहेगी, 50% से अधिक महिला रहती है। इसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है, अध्यक्ष हमेशा महिला रहेगी, 50% से ज्यादा इसमें महिला रहती है। मतलब 50% से ज्यादा का मतलब 7 है तो 4 महिलाएं होती है, इंक्लूडिंग अध्यक्ष। अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थी, प्रथम अध्यक्ष आपकी कौन थी, अध्यक्ष कौन थी, और वर्तमान अध्यक्ष आपकी कौन है, वर्तमान अध्यक्ष आपकी कौन है बता दीजिए। सब प्रथम अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं, जयंती पटनायक पहली थी, जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? विजया किशोरी राहतकर, राहतकर है, विजय किशोरी राहतकर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट अगला सवाल, चौथा, मानव अधिकार आयोग की बात करते हैं। मानव अधिकार आयोग की स्थापना एक्ट कब आता है मेरे लाल? एक्ट भी आता है सर जी इसका 1993 में, स्थापना भी होती है 1993 में, स्थापना भी 1993 में होती है। बहुत बेहतरीन। अगर हम बात करते हैं इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष जो होता है एक तो रह गई, मतलब संरचना लिखें, अध्यक्ष की जगह आप लिखें बच्चे संरचना, संरचना के बारे में बात करते हैं। संरचना, संरचना में इसके अंदर आपके मेंबर कितने होते हैं? 13 मेंबर होते हैं। इसमें 13 मेंबर होते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि बेटा इसकी संरचना में 13 मेंबर्स होते हैं, संरचना में 13 मेंबर्स होते हैं, संरचना या स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में 13 मेंबर्स होते हैं। कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर एंड 7 ड्यू मेंबर्स। सदस्यों की संख्या कितनी होगी बेटा? 7 इसके अंदर होगी संरचना के अनुसार। इसमें होता है सर 7 आपके मतलब मेंबर्स आपसे मिलना, 1 + 5 + 7 ऐसे आप लिख सकते हो, 1 + 5 + 7, 7 + 12 = 13, टोटल कितने हो गए? 13 सदस्य की संरचना इसमें होती है। एक होता है अध्यक्ष, एक होता है मिलर अध्यक्ष। अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है प्रथम कौन है, वर्तमान कौन है? रंगनाथ मिश्रा प्रथम थे, प्रथम थे रंगनाथ मिश्रा, और रंगनाथ मिश्रा पहले थे, रंगनाथ मिश्रा प्रथम है, और वर्तमान में रामा सुब्रमण्यम। वर्तमान में कौन है? रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम आपको देखने को मिलेंगे, वी रामा सुब्रमण्यम आपको देखने को मिलेंगे वर्तमान में अध्यक्ष। बाकी के मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये 5 जो मेंबर्स होते हैं सर, ये आपके ऐसे मेंबर्स होते हैं जो फुल टाइम मेंबर, ये पूर्णकालिक हैं, पूर्णकालीन होते हैं। और बाकी के 7 जो होते हैं सर ये एक्स ऑफिशियो होते हैं, इसमें शामिल तो होते हैं बट इसमें बैठते नहीं है, पदेन। बात को समझना। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे इसके अंतर्गत होते हैं, बताइए समझिए। देखो जो आपका अध्यक्ष होता है वो हमेशा ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होना चाहिए, लेकिन अब इसमें संशोधन हुआ 2019 में। 2019 के संशोधन के बाद ये क्लियर किया गया कि इसका जो अध्यक्ष है वो एक साधारण जज भी हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में रहा हो। तो इसका जो अध्यक्ष है वो हमेशा ही, इसका जो अध्यक्ष है वो हमेशा ही इसमें क्लियर बताया जाता है कि सर जी वह सीजेआई फॉर्मर या सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज की संरचना 2019 में जोड़ी गई है, इससे पहले लिखा हुआ था कि वह पुराना सीजेआई ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस पद पर नहीं बैठ सकता। मैंने बताया चेयरपर्सन जो होता है, चेयरपर्सन रिटायर्ड सीजेआई होना चाहिए और वह सुप्रीम कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो। ये 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार तय हो पाया है, 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार तय हो पाया है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं अपनी अगली वाली क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं। एक काम कीजिएगा, जो नेक्स्ट क्लास है इसको 15 मिनट आगे बढ़ा लो एक बार। चलिए कर दिया मैटर। आगे एक मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हो, एक मेंबर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहा हो, ये भी इसमें एक सदस्य होता है। 2 मेंबर्स जो होने चाहिए, इनको नॉलेज होनी चाहिए जो ह्यूमन राइट से संबंधित मामले हैं, यानी मानव अधिकार से संबंधित मामले जरूर होने चाहिए जो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसे मानव अधिकार मामले भी इसके अंतर्गत शामिल होने चाहिए। ठीक है, मानव अधिकार संबंधित मामले भी इसमें शामिल होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आगे अब मैंने बात बताया कि सर इसकी अपॉइंटमेंट कैसे कैसे होती है, सर इनकी नियुक्ति कैसे कैसे होती है। सर नियुक्ति करता तो प्रेसिडेंट ही है, नियुक्ति करता तो प्रेसिडेंट ही है, बट इसमें एक समिति बनती है, एक 6 सदस्यीय समिति की सलाह पर करता है। इसको बहुत ध्यान से समझना कि इसकी नियुक्ति करता तो प्रेसिडेंट ही है, बट इसमें 6 सदस्यीय समिति होती है, 6 सदस्य समिति होती है। और 6 सदस्य समिति में कौन-कौन हिस्सा लेते हैं? सर पीएम होता है। अब 6 सदस्य समझना कौन-कौन होते हैं बेटा, समझो। एक होगा पीएम, एक होगा लोकसभा स्पीकर, 2 हो गए, एक होगा आपका राज्यसभा का जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है, राज्यसभा का डेप्यूटी स्पीकर। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें राज्यसभा का स्पीकर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है इसलिए नहीं। तीसरा होता है लोकसभा के अंदर अपोजिशन लीडर, अपोजिशन लीडर जो भी होगा। एक होता है राज्यसभा में एक अपोजिशन लीडर, अपोजिशन लीडर जो भी होगा। और एक जो होता है हमारा होम मिनिस्टर होता है, एक जो होता है हमारा पीएम के साथ एचएम भी होता है, होम मिनिस्टर होता है। क्या आपको 6 सदस्य समझ में आए? पीएम होता है, होम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम बोथ हाउसेस होते हैं, और लोकसभा का स्पीकर होता है, और राज्यसभा का उपसभापति होता है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझ में आया होगा आपको यार। ठीक है, क्लास में यही कमेंटें चल रही हैं। अगर एसएचआरसी की बात करूं, स्टेट में भी ह्यूमन राइट कमीशन होता है, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो होता है राज्य स्तर पर भी होता है, और एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्यों है, विधिक क्यों है? क्योंकि इसके लिए आप एक्ट देख रहे हैं, एक्ट है। सेम ही चीज आपको देखने को मिलती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत भी, बिल्कुल सेम है। नियुक्ति स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर गवर्नर की, मजा आया। ठीक है, चलो बताइए समझ में, फुल मजा आया सर, फुल मजा आया सर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग समझ चुके हो देन आगे बढ़िए, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला आपका केंद्रीय सूचना आयोग है, इसको बोलते हैं सेंट्रल जो है इंफॉर्मेशन कमीशन, आपको देखने को मिलती है। 2005 में बना था, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसकी स्थापना कब होती है मेरा? 2005 में होती है। ठीक है, सूचना के अधिकार के अधीन होती है, सूचना अधिकार के अधीन होती है, सूचना अधिकार के अधीन, अधिकार के अधीन यह बनता है, सूचना अधिकार के अधीन यह पद पर है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जो होता है इसका चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, प्लस मैक्सिमम 10 इन्फॉर्मेशन कमीशन हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर इसकी संरचना जो होती है 1 + 10 की होती है, संरचना 1 + 10 की संरचना होती है, राइट। संरचना कितनी होती है? 1 + 10 की होती है। एसआईसी स्टेट में भी होता है, राज्य स्तर पर भी सेम ही होता है, राज्य पर भी क्या होता है? सेम होता है, 1 + 10 की संरचना है। प्रमुख कार्य क्या होता है? आरटीआई एक्ट को ठीक से लागू कराना, आरटीआई एक्ट को ठीक से लागू कराना, सही लागू कराना, लागू कराना। और एक काम और इनका होता है सरकार के और अन्य सरकारी संस्थाओं के कार्यों के अंदर पारदर्शिता लेकर आना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। सरकारी कार्यों में, सरकारी कार्यों में ट्रांसपेरेंसी लाना, कार्यों में ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, राइट। ये इसका काम है।
दूसरे पॉइंट में यहाँ पर ये समझिएगा, ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको ये समझना है सर, आपको बता रहा है कि वजीहत हबीबुल्लाह आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अध्यक्ष में भी वही कैटेगरी होगी। प्रथम कौन है, वर्तमान कौन है, ठीक है, प्रथम कौन है, वर्तमान कौन है। सर प्रथम आपके कौन है, वजीहत हबीबुल्लाह, वर्तमान में हीरालाल समारी। प्रथम कौन है मैंने बताया सर, वजीहत हबीबुल्लाह है, वजीहत वजीहत है, वजीहत हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह। एंड अगर बात करें वर्तमान में कौन है, हीरालाल समारिया है, हीरालाल समारिया, हीरालाल समारिया आपको ये देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में हीरालाल समारिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक बात है, कोई समस्या तो नहीं है, बहुत बेहतरीन, मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। बेटा आपका सीबीसी था, ये आरटीआई एक्ट के बेसिस पे काम करता है, ये सीबीसी था, आरटीआई एक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे समझिएगा। अगला है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीपीआई आपको देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए एक समिति बनती है। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक समिति बनी है, समिति के क्या-क्या कुछ काम हुए हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने एक समिति बनाई थी, बहादुर शास्त्री, ये हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। अटल जी ने उसमें विज्ञान में जोड़ दिया। खैर ये लाल जी है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनके द्वारा एक समिति बनाई जाती है, संथाराम समिति। संथाराम समिति बनाई, संथाराम समिति 1962 में बनी। इस समिति की दो सिफारिशें आई हैं, पहली 1963 में, एक 1964 में। पहली तो आती है इनकी कि सर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया जाए और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया जाए। ये आया तो यहाँ पर था, लेकिन लागू हो पाता है 2005 में। लागू कब हो पाता है, 2005 में। लागू कब हुआ, 2005 में। लागू 2005 में हुआ। कमाल की बात है कि इसकी स्थापना में बता चुका 1963 में हुई थी, नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसके लिए कोई एक्ट नहीं आया है, एक्ट नहीं आया है, तो इस वजह से स्टैट्यूटरी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, इसलिए स्टैट्यूटरी नहीं हो सकती, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट स्टैट्यूटरी, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, लाल मेरे याद रखना। इसको पावर जो मिलती है, मैंने बता चुका हूं कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से मिलती है, जो दिल्ली स्पेशल एक्ट है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट है आपका, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट जो है आपका 1946 का, उसी से इसकी पावर डराइव होती है। कार्य क्या है, भ्रष्टाचार कम करना, भ्रष्टाचार कम कर दो। ठीक है, याद रखना। प्रथम कौन थे, डीपी कोहली इसके प्रथम हेड थे, वर्तमान में है प्रवीण सूद। प्रथम हेड डीपी कोहली थे, प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं मेरे लाल इनके, प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, बताइए सब, प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे धर्मेंद्र, धर्मनाथ, सॉरी, डीपी कोहली, धर्मनाथ प्रसाद कोहली, ठीक, और वर्तमान में प्रवीण सूद, वर्तमान में प्रवीण सूद, प्रवीण सूद, नाम की सूद है, वैसे सूदे नहीं है, बहुत टेढ़े किस्म के इंसान है, नाम की सूद है वैसे टेढ़े नहीं है, बहुत अलग प्रकार के इंसान। मैं क्या लाडले डट के खेलो। आगे बात करते हैं, ये लीजिए, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, लाडले मियाऊं। अब देखो क्लास लेने के बाद मेरा एकदम ना माइंड एकदम सेट हो गया। जो क्लास को शुरू किया था आप भी समझ रहे थे, मेरे चेहरे के ऊपर एक अलग प्रकार का, आप समझ सकते हैं कि अलग ही प्रकार की चीजें मेरे मस्तिष्क के माथे की सरवटे बनाए हुए थे, लेकिन आप लोगों के साथ क्लास लेने के बाद चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ठीक है, मैं आदी हो चुका हूं क्लास लेने का, ठीक है, आदी हो चुका हूं मैं क्लास लेने का। अगर मेरी कोई भी क्लास खराब हो जाती है ना, उसके बाद मेरा मूड बहुत देर तक खराब रहता है, मेरी क्लास खराब हो गई। मगर लाडले मियाऊं, रजत तुम्हारा नाम चांदी क्यों नहीं है, और रजत अगर तुम्हारा नाम चांदी रख दे तो क्या तुम फेमिनिन जेंडर में पहुंच जाओगे, अद्भुत, बिल्कुल पहुंच जाओगे, क्योंकि चांदी फेमिनिन जेंडर, जबकि रजत एक पुरुष जेंडर होता है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार की ज्ञान भरी बातें मैं बीच बीच में करता रहता हूं। आगे बात करते हैं ईडी की स्थापना। स्थापना होती है इसकी 1956 में, आपको देखने को मिलेगी। ईडी की स्थापना 1956 में आपको होती है। या अगर हम देखा जाए तो एक फेडरल एजेंसी है, फेडरल एजेंसी मतलब पूरे भारत में एक ही है, एक फेडरल एजेंसी है, फेडरल है, संघीय है, संपूर्ण भारत के अंदर एक ही होगी, फेडरल आपको देखने को मिलती है। जी हाँ सर, ये पूरे भारत में है, फेडरल एजेंसी है, भारत में है जी, भारत में संघीय है, और संपूर्ण भारत के लिए लागू करेगी, संपूर्ण भारत के लिए लागू करेगी, संपूर्ण भारत के लिए ये लागू करेगी। दूसरा इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, दूसरे अंतर्गत हम बात करते हैं इसको पावर कहां से मिलती है। पहले इसके अध्यक्ष की मैं बात करता हूं, अध्यक्ष कौन है सर इसके, राहुल नवीन आपको देखने को मिलेंगे, राहुल नवीन इसके हेड है। इसका कार्य क्या होता है, वित्तीय घोटालों को कम करना, वित्तीय घोटाले रोकना, वित्तीय घोटाले रोकना। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसको पावर कहां से मिलती है, पीमा एक्ट 1999 से, पीमा एक्ट 1999 से, और पमला एक्ट 2002 से। इससे ये इसके पावर सोर्सेज हैं, पावर सोर्स हैं इसके, पावर एक्ट हैं इसके। पावर एक्ट क्यों है, क्योंकि इसको पावर यहीं से मिलती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो आपको देखने को मिल जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको 1999, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका जो देखने को मिल जाएगा 2000 में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मिला दिया। ठीक है, चलो इसको नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका रहेगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका ही रहेगा, लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका ही रहेगा। हाँ, ये क्लास यूट्यूब पे रहेगी, आप लाइक कर दीजिए। अगर आप सभी के लाइक जो है इस क्लास के लाइक 1 घंटे के अंदर 500 पहुंच जाते हैं, ठीक है, चलती क्लास में, तो इसमें यूट्यूब पे रख देना। और बताओ इतना ही कर सकता हूं मैं, ये क्लास यूट्यूब पे रह जाएगी, लास्ट क्लास में इसलिए प्रीमा की मतलब कंप्लीट क्लासेस नहीं। प्रीमा की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको देखने को मिलता है 1999 में आया था, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास वाली। अगर हम बात करते हैं, अगला आपको देखने को मिलता है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको पीछे नहीं बताई, इसको भी आप लिख लेना। कार्यकाल के बारे में मैंने नहीं बताया कि इनका कार्यकाल कितना रहता है, 3 इयर्स या 65 इयर्स, जो पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर इनका कार्यकाल कितना रहता है, ये मैंने नहीं बताया आपको मेरे कार्यकाल, ये पेपर में पूछा जाता है 3 इयर्स/65 इयर्स, जो पहले। मैं लाडले देखो अभी यहाँ पे सीवीसी की स्थापना की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं। पीके श्रीवास्तव इसमें हेड है, पीके श्रीवास्तव इसमें हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, पीके श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, श्रीवास्तव है, पीके श्रीवास्तव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिनका नाम है प्रवीण, इनका भी नाम प्रवीण ही है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल वगैरह कितना रहता है, कार्यकाल समझ लीजिए, कार्यकाल आप समझ लीजिए कितना रहता है, 4 इयर्स या 65 इयर्स, 65 इयर्स। स्थापना मैं बता चुका हूँ, इसके लिए समिति वही थी, संथाराम समिति थी, 1962 संथाराम थी, संथाराम थी, और 1964 में प्रयास किया गया था, लेकिन 2005 में जाके बन पाई है, 2005 में स्थापित। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दिन काम करती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, और इसके अंतर्गत अब बात करना कि नॉमिनेट जो करते हैं इसको पीएम, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा सब करते हैं। पहले जो थे वो निट्टूर श्रीनिवास राव थे, पहले जो थे निट्टूर श्रीनिवास राव थे, निट्टूर श्रीनिवास राव, निट्टूर निट्टूर श्रीनिवास थे, निवास राव थे। कार्य क्या होता है भाई, भ्रष्टाचार कम करना, भ्रष्टाचार कम करना, भ्रष्टाचार कम करना, भ्रष्टाचार कम करना इनका काम होता है। प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन काम बेहतरीन। बेटा इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला आपको देखने को मिल जाएगा जो टीआरआई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी एक प्रकार का स्टैट्यूटरी है, जी हां, दिस इज स्टैट्यूटरी, ये स्टैट्यूटरी आपको देखने को मिलता है। ट्राई जो है मेरे लिए स्टैट्यूटरी है, ये विधिक निकाय है आपका, कैसा निकाय है, विधिक निकाय है।
कारण क्या है? क्योंकि इसकी स्थापना के लिए आपका एक्ट आता है। एक्ट आता है कब आपका? 1997 में आता है। 97 में आता है। स्थापना भी इसकी तभी हुई। एक्ट भी 1997 का है, स्थापना भी 1997 1997 की है। ठीक बात है? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। अध्यक्ष ए के लोहाटी हैं, अनिल कुमार लोहाटी। लोहाटी है, लोहाटी देखने को मिल जाएंगे। प्रमुख कार्य क्या है? दूरसंचार कार्यों पर नियंत्रण रखना। दूरसंचार कार्यों पर नियंत्रण रखना। दूरसंचार दूरसंचार कंपनियों दूरसंचार कंपनियों का विनियमन करना। विनियमन। रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। कंपनीज रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? चलो राहुल शर्मा, मैं आपकी सारी बात सुनता हूं। आगे जो आपकी जांच एजेंसी आपको देखने को मिलती है, जांच एजेंसी आपको देखने को मिलती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्या मेरे लाल? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक बात है? बहुत बेहतरीन। कब बनी है? 2009 में बनी है। 2009 में। एक सवाल पूछा जाता है किस हमले के बाद बनी थी? तो 26/11 अटैक, 26/11/8 बॉम्बे अटैक के बाद, बॉम्बे अटैक के बाद, बॉम्बे अटैक के बाद। जो बॉम्बे के ताज होटल पर हमला हुआ था 26 नवंबर सन 2008 को, उसके बाद ये बनाई गई थी। उसके बाद यह बनाई गई थी। इसके अंतर्गत बहुत तगड़े तरीके से याद रखना। हेडक्वार्टर तो इसके न्यू दिल्ली ही है। ठीक है? चलिए। और एनआईए के अंदर अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में आपको कौन-कौन पर्सन्स इसके अंतर्गत शामिल देखने को मिल जाएंगे, तो बताइए। सदानंद दत्ते आपके हेड हैं, सदानंद दत्ते। सदानंद दत्ते इसमें हेड है। दत्ते इसके हेड आपको देखने को मिल जाएंगे वर्तमान में। वर्तमान में आपको देखने को मिल जाएंगे सदानंद दत्ते। कार्य क्या होता है सर? सर कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको देखना, अच्छा ये स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी याद रखना, ये स्टैट्यूटरी है। ये स्टैट्यूटरी है, संवैधानिक नहीं, विधिक है बेटा, विधिक है। इसका एक्ट भी आया है, विधिक है। इसका एक्ट याद रखना, एनआईए एक्ट 2008 का है। एनआईए एक्ट 2008 का, एनआईए एक्ट है 2008 का। अंडर होम मिनिस्ट्री है ये। अंडर किसके? अंडर होम मिनिस्ट्री। अंडर होम मिनिस्ट्री है। राइट? जी हाँ। डीजी बता चुका हूं, आपके सदानंद दत्ते हैं। कार्य क्या होता है इनके? देश की सुरक्षा का ध्यान रखना। देश की सुरक्षा का ध्यान रखना। देश की सुरक्षा का ध्यान रखना। देश की सुरक्षा का ध्यान रखना इनका काम। ठीक है? प्रोटेक्टिंग नेशंस सिक्योरिटी इनका काम होगा। नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी को देखना है। सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको देखने को मिलती है आपको एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका काउंसिल एनडीएमसी है, नहीं काउंसिल। ठीक है? क्या रखना? नहीं, अथॉरिटी है, प्राधिकरण एनडीएमए है। अथॉरिटी है बेटा, अथॉरिटी है। क्योंकि एनडीएमए है, मुझे याद आता है एनडीएमए है। कमाल की बात है बेटा, ये भी स्टैट्यूटरी है, इसके लिए भी आपको एक्ट देखने को मिलेगा। एनडीएमए एक्ट आता है आपका। ठीक है? चलो, ये एनडीएमए एक्ट आपको देखने को मिलता है, इसके लिए भी एक्ट आपका आया है। स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी है यानी विधिक है, और इसके लिए भी आपका एक्ट आता है, एक्ट। इसके लिए भी आपका एक्ट आता है। एक्ट इसका कब आया? 2005 में। लागू कब हुआ है? 2005। स्थापना 2005 में आपको देखने को मिलेगी। इसका जो अध्यक्ष होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा ही पीएम रहेगा। ये होम अफेयर्स के अधीन काम करते हैं। हमेशा ही पीएम रहेगा। दिस विल वर्क अंडर होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री। आपदा का प्रबंधन करना, आपदा प्रबंधन करना, आपदा को रोकना, आपदा रोकना और आपदा प्रबंधन करना, आपदा रोकना। ठीक है? कोशिश करते हैं प्रिवेंट डिजास्टर, डिजास्टर को प्रिवेंट करना है। और दूसरा काम इसका क्या है मेरे लाल? कि आपदा को रोकना है, आपदा का प्रबंधन करना है, आपदा का प्रबंधन करना भी है। इस अधिनियम को ना एक बार किताबों में भी छापा गया था। तो जब मैं पढ़ता था, मैं सीबीएसई में 10th तक पढ़ा हूं, उसके बाद मैं यूपी बोर्ड में पढ़ा हूं, उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ा हूं, क्योंकि सीबीएसई महंगा होता है और मैं महंगे बोर्ड में नहीं पढ़ रहा था। शुरुआत से मैं सीबीएसई में पढ़ रहा था, तो तब तक वो अफोर्डेबल था 10 तक। 10 के बाद जो 12th में आते तो उसकी फीस बहुत ज्यादा हो जाती है, 5-6 हज़ार हो जाती है फीस। तो फिर मैंने यूपी बोर्ड में पढ़ता हूं। मेरी पूरी सारी जो पढ़ाई का खर्चा है वो मुश्किल से मुश्किल बहुत ही कम है। मेरा ग्रेजुएशन में तो मुझे रुपए मिले और थे, पढ़ने के लिए मिले थे, स्कॉलरशिप मिली थी, बहुत सारी मिली थी, बहुत सारी ऐसी करोड़ में नहीं मिली थी, ठीक-ठाक मिली थी। आपदा प्रबंधन की बात मैं करता हूं। आपदा प्रबंधन आपको जो देखने को मिलता है, ये तो मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, तो हमारी किताब में इसका चैप्टर ऐड हुआ था, उसी साल वो चैप्टर ऐड हुआ था। ठीक है? मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर इनका काम होता है। अगर कहीं पर डिजास्टर आ जाता है तो वहां से लोगों को बचाना वगैरह इनका काम होता है। ndma.gov.in की वेबसाइट है। ठीक है? चलो। अरे नहीं अनुपम, आपकी कमेंट तो कमाल की है। लीजिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त की हम बात कर लेते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त स्थापना इसकी कब होती है वो मैं बता देता हूँ। 2014 में लोकपाल एक्ट है, लोकायुक्त एक्ट है।